शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल शुरुआती हिस्सों पर कुछ नोट्स हैं। पार्ट 1 जो इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करता है, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हाँ। और पार्ट 2 जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता से डील करता है, लेकिन खास तौर पर उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कमेंसमेंट के टाइम की सिटीजनशिप। तो आज का मिशन है इन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझना। ये देश मतलब कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट्स का क्या स्टेटस है, और 1950 में शुरू में कौन इंडियन सिटीजन माना गया। हाँ। हम कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल क्लियर रखें, और जहां भी टेक्निकल टर्म्स आएंगे जैसे यूनियन, टेरिटरी, सिटीजनशिप, आर्टिकल, फेडरेशन, डोमिसाइल, हाँ, हम उनके इंग्लिश वर्ड्स ही यूज करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल सिंपल रखें। बिल्कुल सही। और ये कॉन्सेप्ट्स देखिए इंडियन स्टेट की नींव हैं। हम इन आर्टिकल्स के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स क्या चाहते थे और इनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या निकला। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल्स 1 से 4। ओके। तो आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, पहली बात तो ये दो नाम इंडिया और भारत दोनों ऑफिशियली यूज हुए हैं। करेक्ट। लेकिन ये फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका क्या खास मतलब है? हम इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं कहते जैसे कुछ और देशों में होता है? हाँ, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी बहस हुई थी। यूनियन ऑफ स्टेट्स टर्म को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दो खास रीजन से चुना गया। अच्छा। पहला कि इंडियन फेडरेशन जो है वो स्टेट्स के बीच किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, जैसे अमेरिकन फेडरेशन में हुआ था। और दूसरा, जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्टेट्स को यूनियन से अलग होने का यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। वो जो सोर्स में फैमिली वाला एग्जाम्पल है ना, वो इस बात को अच्छे से समझाता है। इंडिया एक पूरी यूनिट है, स्टेट्स उसके हिस्से हैं, लेकिन वो इस यूनिट को तोड़कर अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन वर्ड यूज करने से शायद ये गलतफहमी हो सकती थी कि स्टेट्स के पास ज्यादा ऑटोनॉमी है या अलग होने का पोटेंशियल है। अच्छा, तो ये यूनियन वर्ड चॉइस बहुत सोच समझ कर किया गया था, मतलब इंटेग्रिटी पर जोर देने के लिए। गॉट इट। फिर आता है आर्टिकल 2। ये नए स्टेट्स को यूनियन में शामिल करने की पावर देता है पार्लियामेंट को। इसमें एडमिट और एस्टैब्लिश दो टर्म्स यूज होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे सॉस में सिक्किम का जिक्र है जो 1975 में इंडिया का हिस्सा बना, क्या वो आर्टिकल 2 के अंडर हुआ? एग्जैक्टली। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को दो तरह की पावर देता है, प्राइमरीली उन टेरिटरीज के लिए जो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा नहीं है। पहली पावर है टू एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स। ओके। इसका मतलब है ऐसे स्टेट्स को शामिल करना जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सिक्किम का केस। वो पहले एक प्रोटेक्टरेट था, फिर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना, उसे एडमिट किया गया। अच्छा। दूसरी पावर है टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। इसका मतलब है ऐसी टेरिटरीज से नए स्टेट्स बनाना जो पहले स्टेट के रूप में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जैसे कि अगर इंडिया फ्यूचर में कोई नई टेरिटरी एक्वायर करता है किसी ट्रीटी से या कॉन्क्वेस्ट से, तो आर्टिकल 2 मेनली एक्सटर्नल एक्सपेंशन या एडिशन से डील करता है। ओके। एडमिट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटी को लेना, एस्टैब्लिश मतलब नए सिरे से बनाना। क्लियर है। अब आर्टिकल 3, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ डील करने की। नया स्टेट बनाना, एरिया बढ़ाना या घटाना, बाउंड्री बदलना या नाम बदलना, ये तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की पावर हुई ना। बिल्कुल। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं इसके। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, फिर तेलंगाना। और स्टेट्स के नाम बदलना, जैसे उड़ीसा का उड़ीसा हुआ। हाँ, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को बहुत सिग्निफिकेंट पास देता है इंडिया के इंटरनल पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करने की। पार्लियामेंट ये सब कर सकती है, दो या ज्यादा स्टेट्स को मिलाकर या किसी स्टेट के हिस्से को अलग करके नया स्टेट बना सकती है। किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, और किसी स्टेट का नाम बदल सकती है। लेकिन इसका एक प्रोसीजर भी है ना। सोर्स कहता है कि ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। सही। और अगर बिल किसी स्टेट के एरिया, बाउंड्री या नाम को अफेक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट को वो बिल उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना होता है उनका ओपिनियन जानने के लिए। पर यहाँ पर एक कैच है ना? बिल्कुल।
यहाँ पर सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट को बिल स्टेट लेजिस्लेचर को उनके व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए भेजना तो जरूरी है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। हाँ। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज पार्लियामेंट पर बाइंडिंग नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। बाइंडिंग नहीं है। नहीं। पार्लियामेंट स्टेट के व्यूज को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए फ्री है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस टाइम लिमिट में व्यू नहीं भी देता तो भी पार्लियामेंट आगे बढ़ सकती है। इवन अगर स्टेट स्ट्रांगली अपोज करता है, पार्लियामेंट बिल पास कर सकती है। वाओ। इसीलिए तो इंडिया को अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूनियन परमानेंट है, लेकिन स्टेट्स की आइडेंटिटी और बाउंड्रीज पार्लियामेंट बदल सकती है। वाओ, ये तो स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी कम पावर देता है उन्हें अपनी बाउंड्रीज या एग्जिस्टेंस पर। मतलब डिसीजन फंडामेंटली सेंटर के पास है। ऐसा क्यों रखा गया होगा? क्या फ्लेक्सिबिलिटी या नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी? हाँ, देखिए इसके पीछे विचार यही था कि नेशनल इंटीग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ऊपर रखा जाए, शायद रीजनल डिमांड्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शायद सोचा होगा कि देश की यूनिटी और डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी हो सकता है कि पार्लियामेंट के पास स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की पावर हो, बिना स्टेट्स के एब्सोल्यूट वीटो के। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी, जहां स्टेट्स को अपनी बात कहने का मौका तो मिले, लेकिन फाइनल डिसीजन नेशनल पार्लियामेंट के पास रहे। समझ गई। ये पावर स्ट्रक्चर के इम्प्लीकेशंस काफी गहरे हैं। अब इससे जुड़ता है आर्टिकल 4। ये कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 के अंडर जो भी लॉज बनेंगे, जैसे नया स्टेट बनाना, बाउंड्री चेंज करना एटसेट्रा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला लॉ नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ये सारे चेंजेस, नए स्टेट्स बनाना, उनकी बाउंड्रीज बदलना, नाम बदलना, एक सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। सिंपल मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से मतलब हाउस में प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले मेंबर्स के 50% से ज्यादा की सपोर्ट, बस। अच्छा। इसके लिए आर्टिकल 368 में दी गई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, जो कि टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 की मेजॉरिटी होती है। और कुछ केसेस में स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए। आर्टिकल 4 इस प्रोसेस को काफी फ्लेक्सिबल बनाता है। राइट। जैसे आपने पहले मेंशन किया था आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिससे तेलंगाना बना। हाँ। वो पार्लियामेंट ने एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास किया था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस से। तो पार्ट 1 का सारांश ये निकलता है, इंडिया या भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस शब्द पर खास जोर है कि स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। करेक्ट। पार्लियामेंट के पास बहुत एक्सटेंसिव पावर्स हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करने की, नए स्टेट्स को एडमिट या एस्टैब्लिश करने की, आर्टिकल 2, और एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ऑल्टर या रीऑर्गेनाइज करने की, आर्टिकल 3। बिल्कुल। और ये सब चेंजेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस की जरूरत नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से पास हुए लॉ से हो सकता है, आर्टिकल 4। ये तो देश के स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट हो गया। चलें अब पार्ट 2 पर, सिटीजनशिप। हाँ, अब पार्ट 2 जो आर्टिकल्स 5 से 11 तक हैं और सिटीजनशिप से डील करता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक क्रूशल पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। ओके। पार्ट 2 के आर्टिकल्स खासकर 5 से 10 प्राइमरीली सिर्फ एक स्पेसिफिक डेट की बात करते हैं, 26 जनवरी 1950, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कमेंसमेंट। अच्छा। ये आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं कि उस दिन कौन इंडिया का सिटीजन था या बन गया। ये फ्यूचर के लिए रूल्स नहीं सेट करते कि आगे चलकर सिटीजनशिप कैसे मिलेगी या जाएगी। उसके लिए आर्टिकल 11 में अलग प्रोविजन है। ओके, तो ये बस स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करता है। बिल्कुल। लेट्स लुक एट आर्टिकल 5। ये उन लोगों की बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर इंडिया के सिटीजन बने। इसमें 3 कंडीशंस हैं और डोमिसाइल जरूरी है। कंडीशंस हैं, ए, वो इंडिया में पैदा हुआ हो, OR, उसके पेरेंट्स में से कोई इंडिया में पैदा हुआ हो, और C, वो कमेंसमेंट से ठीक पहले कम से कम 5 साल से इंडिया में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रहा हो। यहाँ डोमिसाइल का क्या स्पेसिफिक मतलब है? सिर्फ रहना या कुछ और? देखिए, डोमिसाइल एक लीगल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ रेजिडेंस मतलब सिर्फ रहना काफी नहीं है। डोमिसाइल का मतलब होता है किसी जगह परमानेंटली रहने का इंटेंशन। इंटेंशन? हाँ, इंटेंशन। आप फिजिकली वहां रह रहे हो, रेजिडेंस, और आपका इरादा भी वहीं इनडेफिनेटली रहने का है। तो आर्टिकल 5 के लिए किसी व्यक्ति का इंडिया में डोमिसाइल होना जरूरी था, और साथ में उन 3 कंडीशंस में से कोई एक पूरी होनी चाहिए थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 1920 में दिल्ली में पैदा हुआ,
1950 में भी वहीं रह रहा था और उसका इंटेंशन इंडिया में ही परमानेंटली रहने का था, तो वो आर्टिकल 5A के अंडर सिटीजन बन गया। सिंपल। या अगर कोई व्यक्ति बाहर पैदा हुआ लेकिन उसके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे और वो कमेंसमेंट पर इंडिया में डोमिसाइल्ड था, तो वो 5B के अंदर सिटीजन बन गया। और कंडीशन 5C उन लोगों के लिए थी जो खुद या उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो कम से कम 5 साल से इंडिया में रह रहे थे विद द इंटेंशन टू मेक इट देयर परमानेंट होम। ठीक है, तो डोमिसाइल प्लस वन ऑफ द 3 कंडीशंस। अब आर्टिकल 6 ये उन लोगों के लिए है जो पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए। करेक्ट। इसमें एक डेट काफी इंपॉर्टेंट लगती है, 19 जुलाई 1948। इस डेट के पहले और बाद में आने वालों के लिए अलग रूल्स क्यों थे? वो लाहौर से अमृतसर वाली फैमिली का एग्जाम्पल सोर्स में था। Correct. Article 6 deals with migration from the territory that became Pakistan. The date 19 July 1948 is significant क्योंकि इस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए परमिट सिस्टम लागू किया गया था। अच्छा, परमिट सिस्टम। हाँ, तो आर्टिकल 6 के 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, उन्हें सिटीजन मान लिया गया अगर वो माइग्रेशन के बाद से इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे। माना गया कि वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए हैं। ओके। दूसरा, जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, उन्हें सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ा। फॉर्मली एप्लीकेशन से पहले उन्हें कम से कम 6 महीने इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी था और फिर एक डिजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा उन्हें एज अ सिटीजन रजिस्टर किया जाना था। तो डेट ने प्रोसेस डिटरमिन किया? एग्जैक्टली। ये डेट एक कट ऑफ की तरह काम करती थी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के लिए। गॉट इट। अब आर्टिकल 7 ये उन लोगों के बारे में है जो इसके उलट इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे 1 मार्च 1947 के बाद। क्या वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप खो देते थे? लेकिन क्या उनके लिए वापस आने का कोई रास्ता था? वो लखनऊ से कराची जाकर वापस आने वाला एग्जाम्पल। हाँ, आर्टिकल 7 एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो इस सिनेरियो को एड्रेस करता है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया की टेरिटरी से उस टेरिटरी में माइग्रेट कर गया जो पाकिस्तान बन गई, तो उसे इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। नहीं, इवन अगर वो आर्टिकल 5 या 6 की कंडीशंस पूरी करता हो। बेसिकली पाकिस्तान जाने का एक्ट उसकी पोटेंशियल इंडियन सिटीजनशिप को निगेट कर देता था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर ऐसा व्यक्ति बाद में इंडिया वापस आ गया एक परमिट फॉर रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न के साथ, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो, अच्छा, तो उस पर आर्टिकल 6B वाले प्रोविजंस अप्लाई होंगे। यानी उसे 6 महीने रहने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आने वाले लोग करते थे। तो वापसी का एक रेगुलेटेड रास्ता था। इंटरेस्टिंग। तो माइग्रेशन वन वे स्ट्रीट नहीं था, रिटर्न पॉसिबल था अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। फिर आता है आर्टिकल 8। ये उन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम इंडिया के बाहर रह रहे थे, पाकिस्तान के अलावा। हाँ, वो कैसे सिटीजन बन सकते थे? सोर्स में केन्या या फिजी में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों का एग्जाम्पल है। सही। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए था जो खुद या जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम ऑर्डिनरीली किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे थे। ओके, ये प्रोविजन उन्हें अलाउ करता था कि वो उस देश में इंडिया के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जैसे एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास जाके एज एन इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवा सकें। अच्छा, एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन से? हाँ, ये रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट से पहले या बाद में किया जा सकता था। इसका पर्पस था ओवरसीज इंडियंस को इंडियन सिटीजनशिप से जोड़ने का एक मौका देना, अगर वो चाहते हैं। अच्छा, तो ये डायस्पोरा को कनेक्ट करने का एक तरीका था। अब आर्टिकल 9, ये तो काफी सीधा लगता है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी वॉलंटरीली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। सोर्स में यूएस सिटीजन बनने का एग्जाम्पल है। Does this firmly establish that India doesn't allow dual citizenship? बिल्कुल, आर्टिकल 9 इस प्रिंसिपल को बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। इट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 5, 6 या 8 के अंडर इंडिया का सिटीजन नहीं होगा अगर उसने वॉलंटरीली किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली है। तो सीधा मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के टाइम से ही सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल को फॉलो करता है।
आप एक ही टाइम पर इंडिया और किसी दूसरे देश के सिटीजन नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स बाद के लॉज जैसे सिटीजनशिप एक्ट भी जनरली इसे मेंटेन करते हैं। ओसीआई स्कीम एक अलग कैटेगरी बनाती है, वो अलग डिस्कशन है। सिंगल सिटीजनशिप इट इज। फिर है आर्टिकल 10। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन प्रोविजंस 8, 5, 6, 8 के अंडर सिटीजन है या माना गया है, वो सिटीजन बना रहेगा, लेकिन एक शर्त के साथ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? डज इट पेव द वे फॉर फ्यूचर लॉज? हाँ, आर्टिकल 10 कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो कमेंसमेंट पर सिटीजन बने। कहता है कि उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये क्लॉज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट को फ्यूचर में पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के कंटिन्यूएंस, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन एटसेट्रा पर कानून बना सकती है। मतलब कमेंसमेंट पर मिली सिटीजनशिप एब्सोल्यूट या अनचेंजेबल नहीं है। पार्लियामेंट उसे फ्यूचर लॉज के थ्रू रेगुलेट कर सकती है। ये आर्टिकल 11 के लिए स्टेज सेट करता है बेसिकली। और आर्टिकल 11 सीधा पार्लियामेंट को ये पावर देता है? राइट, कि पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप की एक्विजिशन कैसे मिलेगी और टर्मिनेशन कैसे खत्म होगी से रिलेटेड और सिटीजनशिप से जुड़े बाकी सभी मैटर्स पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। एग्जैक्टली। और इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने वो इम्पोर्टेंट लॉ बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, और उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी किए गए, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। एग्जैक्टली। आर्टिकल 11 सबसे क्रूशियल है जब हम फ्यूचर सिटीजनशिप की बात करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के सिटीजनशिप प्रोविजंस आर्ट्स 5 से 10 को ओवरराइड नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि पार्लियामेंट की पावर को ये प्रोविजंस रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट को फुल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस दी गई है सिटीजनशिप के फील्ड में लॉ बनाने की। फुल पावर? हाँ, इसी पावर के अंडर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनैक्ट किया। ये एक्ट 26 जनवरी 1950 के बाद इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, जैसे बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और कैसे लूज की जा सकती है बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। इसके डिटेल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। अच्छा। सारे अमेंडमेंट्स भी इसी एक्ट में हुए हैं। सो टुडे आजकल ज्यादातर क्वेश्चंस की कौन इंडियन सिटीजन है, उनका जवाब सिटीजनशिप एक्ट 1955 से मिलता है, ना कि आर्टिकल्स 5 to 10 से। तो पार्ट 2 का रैप अप करें तो आर्टिकल्स 5 to 10 ने प्राइमरीली 26 जनवरी 1950 को कौन इंडियन सिटीजन था इसे डिफाइन किया, खासकर पार्टीशन के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को एड्रेस करते हुए। सही। आर्टिकल 8 ने ओवरसीज इंडियंस के लिए प्रोविजन बनाया। आर्टिकल 9 ने सिंगल सिटीजनशिप का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11 ने फ्यूचर में सिटीजनशिप के सारे रूल्स बनाने की पावर पार्लियामेंट को दे दी। बिल्कुल। जिसके बेसिस पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके सबसेक्वेंट अमेंडमेंट्स आए। बिल्कुल सही समरी। पार्ट 1 ने देश का ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया, एक यूनियन जिसे पार्लियामेंट रीशेप कर सकती है, और पार्ट 2 ने उस स्ट्रक्चर में रहने वाले लोगों की इनिशियल लीगल आइडेंटिटी, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, को डिफाइन किया, और साथ ही फ्यूचर में इस आइडेंटिटी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म यानी पार्लियामेंट्री लॉ भी सेट कर दिया। तो ये था एक विस्तार से चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और पार्ट 2 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट पर। हमने देखा कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, पार्लियामेंट की पावर्स क्या हैं स्टेट्स को लेकर, और सिटीजनशिप के शुरुआती रूल्स क्या थे। हाँ, ये आर्टिकल्स वाकई में फाउंडेशनल हैं। ये देश के स्ट्रक्चर और लोगों की पहचान की बुनियाद रखते हैं। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, खासकर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 11 ये भी दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फ्यूचर नीड्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी। हाँ, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन और सिटीजनशिप के रूल्स दोनों ही डायनेमिक एरियाज हैं जहां पार्लियामेंट को काफी पावर दी गई है। सही कहा। और ये डिस्कशन एक इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा करती है ना? जब हम देखते हैं कि पार्ट 1 के अंडर पार्लियामेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज को या उनके एग्जिस्टेंस को भी एक ऑर्डिनरी लॉ से बिना स्टेट की बाइंडिंग कंसेंट के बदल सकती है, तो इसका फेडरल स्ट्रक्चर पर, रीजनल आइडेंटिटीज पर और ओवरऑल गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये पावर सेंटर को बहुत स्ट्रांग बनाती है स्टेट्स के मुकाबले में। इस बैलेंस के क्या इम्प्लीकेशंस है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद सोचने लायक है। इंडीड, ये पावर बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस
स्टेट ऑटोनॉमी, नेशनल यूनिटी वर्सेस रीजनल एस्पिरेशंस, ये टेंशन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक सेंट्रल थीम रहे हैं और इन फाउंडेशनल आर्टिकल्स में हम इसकी शुरुआत देखते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समय के साथ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स उभरते रहे हैं और जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करेंगे, पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। मतलब हमारे मौलिक अधिकार। हाँ, और खास तौर पर आर्टिकल्स 12 से 32 तक। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इंडियाज फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 to 32 एक्सप्लेन्ड नाम के डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्सों से ली गई है। हाँ। तो आज हमारा मकसद क्या है? इन फंडामेंटल राइट्स को आसान भाषा में समझना। सही। और ये जानना कि ये इतने अहम क्यों हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका क्या असर है। हाँ, क्योंकि ये वो बुनियादी ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है हर नागरिक को, और कुछ मामलों में तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात, इन्हें कोर्ट्स के जरिए एनफोर्स किया जा सकता है। मतलब अगर सरकार इनका उल्लंघन करे तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। सही कहा। एक तरह से सरकार के लिए ये एक डू नॉट टच जोन है ना? बिल्कुल, एक लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियाद से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अधिकार लागू किस पर होते हैं। मतलब आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट यानी राज्य शब्द को डिफाइन करता है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट की परिभाषा में कौन कौन आता है, और ये परिभाषा काफी वाइड है। अच्छा, कौन कौन शामिल है इसमें? देखिए, इसमें भारत सरकार और पार्लियामेंट तो है ही, फिर सभी राज्यों की सरकारें और उनकी लेजिस्लेचर्स भी। ठीक है। और इतना ही नहीं, सारी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब। और अदर अथॉरिटीज भी सुना है। हाँ, अदर अथॉरिटीज भी। इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे LIC, ONGC, सेल, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी आ जाते हैं। अरे वाह, मतलब काफी व्यापक दायरा है। हाँ, और यहाँ तक कि कोई प्राइवेट बॉडी भी अगर वो सरकार के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही हो तो उसे भी कुछ मामलों में स्टेट माना जा सकता है। अच्छा, ये इतना वाइड क्यों रखा गया है? ताकि फंडामेंटल राइट्स का दायरा ज्यादा से ज्यादा सरकारी या सरकार जैसी संस्थाओं पर लागू हो सके। अगर इनमें से कोई भी आपके अधिकार छीनता है तो आप कोर्ट जा सकें। जैसे एक उदाहरण दें। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, वो स्टेट है। अगर वो आपके बच्चे के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो आप केस कर सकते हैं। पर एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो आमतौर पर स्टेट नहीं माना जाता। समझ गई। तो ये तय हो गया कि अधिकार किसके खिलाफ मिलते हैं, लेकिन इन अधिकारों को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? शायद आर्टिकल 13 का इसमें बड़ा रोल है। बिल्कुल, आर्टिकल 13 को आप इन फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन समझ सकते हैं, प्रहरी। गार्डियन कैसे? ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहता है। पहली कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले के जो कानून थे वो उस हद तक वॉइड यानी शून्य हो जाएंगे जिस हद तक वो इन फंडामेंटल राइट से टकराते हैं। अच्छा, पुराने कानून भी? हाँ, और दूसरी जो और भी ज्यादा जरूरी है कि स्टेट मतलब सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर बना दिया तो वो कानून भी उल्लंघन की हद तक वॉइड माना जाएगा, शून्य। अच्छा। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की वो मशहूर पावर आती है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। जुडिशियल रिव्यू यानी कानूनों की संवैधानिकता जांचने की ताकत। बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना दे जो मान लीजिए आपकी बोलने की आजादी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर गलत तरीके से रोक लगाता हो, हाँ, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। ये सरकार की कानून बनाने की शक्ति पर एक बहुत बड़ा चेक है। ये तो वाकई बहुत पावरफुल प्रोविजन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं उन कोर राइट्स पर जो हमें मिलते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल्स 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें दो बातें हैं। दो बातें। कौन सी? पहली है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं, चाहे वो मंत्री हो या आम आदमी। ठीक है। और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब ये कि अगर परिस्थितियां अलग हैं तो कानून अलग व्यवहार कर सकता है। इसे कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जैसे
टैक्स लॉज अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये परिस्थितियों के हिसाब से समान व्यवहार है। अच्छा, तो कानून के सामने सब बराबर और समान हालात में सबको कानून का समान प्रोटेक्शन। इसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 15 है जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को रोकता है। हाँ, आर्टिकल 15 स्टेट को रोकता है कि वो सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये कहाँ का लागू होता है? दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगहों में एंट्री पर, या फिर कुओं, तालाबों, सड़कों, घाटों के इस्तेमाल पर भी, अगर वो सरकारी पैसे से बने हैं या पब्लिक यूज के लिए हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं शायद। महिलाओं और बच्चों के लिए हाँ बिल्कुल। ये आर्टिकल स्टेट को महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने से नहीं रोकता, और न ही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SCBCs, शेड्यूल्ड कास्ट्स, SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, STs के लिए उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जिसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जैसे रिजर्वेशन। सही कहा। इसे समानता लाने का एक जरिया माना जाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कहता है कि सभी नागरिकों के लिए स्टेट के तहत किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के मामले में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, बराबरी का मौका। बिल्कुल। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हाँ, सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, डेसेंट, जन्मस्थान या निवास, रेजिडेंस के आधार पर किसी को इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शंस है। हाँ, यहाँ भी हैं। जैसे पार्लियामेंट चाहे तो कुछ नौकरियों के लिए रेजिडेंस को क्वालिफिकेशन बना सकती है। स्टेट पिछड़े वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन कर सकता है अगर उनका सर्विसेज में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। SCs और STs के लिए भी? हाँ, SCs और STs के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है, और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पदों पर उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। ये सब आर्टिकल 16 के तहत परमिसिबल है। इक्वालिटी के थीम में 2 और आर्टिकल्स बहुत खास हैं, 17 और 18, जो पुरानी सामाजिक बुराइयों को खत्म करते हैं। सही कहा आपने। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को अबॉलिश करता है, खत्म करता है, और उसकी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस को दंडनीय अपराध बनाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल रिफॉर्म है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसके लिए पार्लियामेंट ने कानून भी बनाए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और आर्टिकल 18? वो टाइटल्स यानी उपाधियों के बारे में है। हाँ, आर्टिकल 18 टाइटल्स का अंत करता है। स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करेगा सिवाय मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के, जैसे डॉक्टर या लेफ्टिनेंट। और विदेशी टाइटल भी नहीं ले सकते। भारत का कोई नागरिक किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो ब्रिटिश राज में सर, राय बहादुर, नवाब जैसे टाइटल्स चलते थे, उनको खत्म करने के लिए था, ताकि समाज में बराबरी आए। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब क्या है? ये टाइटल्स नहीं हैं, ये नेशनल अवार्ड्स हैं, सम्मान है। अच्छा, इक्वालिटी के बाद आता है शायद सबसे चर्चित अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 तो कई सारी फ्रीडम्स देता है ना? हाँ, आर्टिकल 19(1) भारत के सभी नागरिकों को 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटी करता है। 6? कौन कौन सी? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ। दूसरी, फ्रीडम टू असेंबल पीसबली एंड विदाउट आर्म्स, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। ठीक। तीसरी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संगठन या संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी? हाँ। पांचवी, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता। और छठी? और छठी है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सारी फ्रीडम्स एब्सोल्यूट तो नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 के क्लॉजेस 2 से 6 तक इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स दिए गए हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस,
इन आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, मनमानी नहीं, और उनका उद्देश्य लेजिटिमेट होना चाहिए। कोर्ट तय कर सकती है कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं। मतलब अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ। बिल्कुल। फ्रीडम के अधिकार में आर्टिकल 20 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्रिमिनल कन्विक्शंस के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ये क्या है? आर्टिकल 20 उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है। इसमें 3 मुख्य प्रोटेक्शंस हैं। 3 क्या है वो? पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे काम के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो करते समय अपराध नहीं था, और उसे सजा भी उससे ज्यादा नहीं मिलेगी जो उस समय के कानून में तय थी। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, नो डबल जेपरी, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा। एक गलती की एक ही सजा। और तीसरा? तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस के लिए बहुत जरूरी प्रोटेक्शंस हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और फिर आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे तो संविधान का दिल और आत्मा भी कहा गया है। टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुनने में तो सिंपल लगता है। हाँ, वर्डिंग सिंपल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत वाइड की है। लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। ह्यूमन डिग्निटी? हाँ, और पर्सनल लिबर्टी का दायरा भी बहुत बड़ा है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब भी अब सिर्फ ये नहीं कि कानून बनाकर जान या आज़ादी छीन लो। मेनका गांधी केस के बाद से इसका मतलब है कि वो प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा, तो इसके तहत और कौन से अधिकार आते हैं? बहुत सारे, जैसे राइट टू प्राइवेसी जो बुत्ता स्वामी केस से आया, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन भी आर्टिकल 21 में? हाँ, पहले इसी में माना गया, फिर आर्टिकल 21A के रूप में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये एक सेपरेट फंडामेंटल राइट भी बन गया। तो ये आर्टिकल 21 लगातार इवॉल्व हो रहा है। वाकई ये बहुत व्यापक है। अच्छा, फ्रीडम के तहत आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 22, जो अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन देता है। हाँ, आर्टिकल 22 2 तरह की सिचुएशंस में प्रोटेक्शन देता है। पहला, जब किसी को ऑर्डिनरी लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है, तब क्या राइट्स मिलते हैं? तब उसे अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, वो अपनी पसंद के लॉयर से कंसल्ट कर सके, अपना बचाव करवा सके, और उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ट्रैवल टाइम छोड़कर। और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना? मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उसे 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। और दूसरी सिचुएशन? दूसरी सिचुएशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर हिरासत में लेना। ये एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। 3 महीने? बिना ट्रायल के? हाँ, और 3 महीने से ज्यादा रखने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ राइट्स मिलते हैं? हाँ, कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे हिरासत के ग्राउंड्स जानने का अधिकार, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बताना खतरनाक ना हो, और रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार। लेकिन आर्टिकल 22(1) और 2 वाले राइट्स, जैसे लॉयर या 24 घंटे में पेशी, वो पूरी तरह लागू नहीं होते। ये तो काफी सीरियस बात है। अच्छा, फ्रीडम्स के बाद संविधान शोषण के खिलाफ भी अधिकार देता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 एंड 24। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार यानी बिना पेमेंट के जबरन काम करवाना और इसी तरह के दूसरे फोर्स्ड लेबर को बैन करता है। इसका उल्लंघन अपराध है। हाँ, कानूनन अपराध है। इसमें बॉन्डेड लेबर भी शामिल है। हाँ, स्टेट पब्लिक पर्पस के लिए कंपल्सरी सर्विस लगा सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विस, लेकिन उसमें धर्म, नस्ल, जाति या क्लास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 24 बच्चों के लिए है। बिल्कुल, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री, माइन या किसी और हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, मतलब खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। ये चाइल्ड लेबर रोकने के लिए है। हाँ, बाल श्रम रोकने और बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए। बाद में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जैसे कानून इसी को सपोर्ट करने के लिए बने। ठीक है, इसके बाद आते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से 28 तक। ये भारत के सेक्युलर कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी।
आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देता है और अपने धर्म को फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है। प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट मतलब प्रोफेस मतलब अपने धर्म को मानना, उसमें विश्वास रखना। प्रैक्टिस मतलब धार्मिक रिवाजों को मानना, पूजा पाठ करना। और प्रोपोगेट मतलब अपने धर्म की जानकारी दूसरों को देना, उसका प्रचार करना। लेकिन ये अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के आधार पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। स्टेट सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए कानून बना सकता है, जैसे हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदू के सभी सेक्शंस के लिए खोलना। और प्रोपोगेट करने का मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों को क्या अधिकार देता है? रिलीजियस ग्रुप्स को। आर्टिकल 26 हर रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी हिस्से को अधिकार देता है कि वो धार्मिक और चैरिटेबल कामों के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए और मेंटेन करे, और अपने धर्म के मामलों को खुद मैनेज करे, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखे और अक्वायर करे, और उस प्रॉपर्टी को कानून के हिसाब से एडमिनिस्टर करे। ये अधिकार भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन हैं। और आर्टिकल्स 27 और 28 वो क्या कहते हैं? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने या मेंटेन करने के लिए टैक्सेस देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब सरकार टैक्स का पैसा किसी एक धर्म पर खर्च नहीं कर सकती। हाँ, किसी एक धर्म को बढ़ाना के लिए नहीं। हाँ, सरकार फीस लगा सकती है सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के लिए, वो अलग बात है। और आर्टिकल 28 वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है। हाँ, जो इंस्टीट्यूशन पूरी तरह स्टेट फंड से चलता है उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं। नहीं। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट एडमिनिस्टर करता है पर बना किसी ट्रस्ट के तहत है तो उसमें दी जा सकती है। और जो इंस्टीट्यूशन स्टेट से रिकग्निशन या एड लेते हैं उनमें किसी स्टूडेंट को बिना उसकी या उसके गार्डियन की सहमति के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। समझ गई। धर्म के बाद आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर। आर्टिकल 29 और 30। ये माइनॉरिटीज के लिए खास है? हाँ, खासकर माइनॉरिटीज के लिए, पर आर्टिकल 29 सभी सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 29(1) कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले सिटीजन्स के किसी भी सेक्शन की जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, उन्हें उसे कंजर्व करने मतलब बचाने का अधिकार होगा। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार। राइट, हाँ। और आर्टिकल 29(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को स्टेट मेंटेन्ड या स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर मना नहीं किया जाएगा। ये सबके लिए है। और आर्टिकल 30 स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए है। हाँ, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को, चाहे वो रिलीजियस हों या लिंग्विस्टिक मतलब धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, उन्हें अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें। और सरकार एड देने में भेदभाव नहीं करेगी। नहीं, स्टेट ऐसी इंस्टीट्यूशंस को एड देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो माइनॉरिटी मैनेज्ड हैं। ये अधिकार माइनॉरिटीज को अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने और डेवलप करने में मदद करता है। हमने इतने सारे अधिकारों की बात की, इक्वालिटी, फ्रीडम, नो एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इनमें से किसी अधिकार का उल्लंघन हो तो क्या, मतलब इन अधिकारों को लागू कैसे करवाया जाए? यहीं पर आर्टिकल 32 की भूमिका आती है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। आर्टिकल 32 ही इन सभी फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाता है, असलियत मिलाता है। कैसे? ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, ये खुद एक अधिकार है। हाँ, यह हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों को इन्फोर्स करवाने के लिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स जारी करने की पावर है। रिट्स? यस। ये क्या होती हैं? ये खास तरह के लीगल ऑर्डर्स होते हैं। 5 मुख्य रिट्स हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो वारंटो। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। बिल्कुल। ये इन्फोर्सेबिलिटी सुनिश्चित करता है।
क्या आप इनमें से किसी एक रिट का मतलब थोड़ा और समझा सकते हैं? जैसे हैबियस कॉर्पस। जरूर। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब शरीर प्रस्तुत करो। ये रिट अदालत तब जारी करती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में, मतलब डिटेन करके रखा गया हो। तब कोर्ट क्या करती है? अदालत आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए ताकि वो जांच सके कि हिरासत लीगल है या इल्लीगल। अगर हिरासत गैर कानूनी पाई जाती है तो अदालत उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है। ये तो व्यक्ति की लिबर्टी के लिए बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसी तरह बाकी रेट्स भी अलग अलग सिचुएशंस में अधिकारों को एनफोर्स करने के काम आती हैं। और हाँ, हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल 226 के तहत ऐसी ही पावर है, बल्कि उनका दायरा तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा दूसरे लीगल राइट्स के एनफोर्समेंट तक भी जाता है। तो ये थी भारत के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 से 32 तक पर हमारी चर्चा। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये वो गारंटीज हैं जो संविधान हमें एक आज़ाद, बराबर और डिग्निफाइड नागरिक के तौर पर जीने के लिए देता है। हमारी डेमोक्रेसी की जान है ये। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये राइट्स स्टैटिक नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं। जैसा हमने आर्टिकल 21 के उदाहरण में देखा, कोर्ट्स इन्हें लगातार इंटरप्रेट करती हैं। समय के साथ इनका मतलब और दायरा विकसित होता रहता है। राइट टू प्राइवेसी का जुड़ना इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवित दस्तावेज जो समाज की बदलती जरूरतों के साथ कदम मिलाकर चलता है। इन अधिकारों के बारे में जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। संविधान हमें ये सब गारंटीज तो देता है, लेकिन जमीनी हकीकत में हम अक्सर असमानताएं देखते हैं, अधिकारों का हनन देखते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है और जो लिव्ड रियलिटी है, इसके बीच जो फासला है उसे कैसे कम किया जा सकता है? क्या सिर्फ कानून बना देना या अदालतों का होना काफ़ी है, या फिर इन अधिकारों को सचमुच हकीकत बनाने के लिए समाज में गहरे बदलावों की ज़रूरत है? और शायद हम सबकी तरफ से ज़्यादा जागरूकता और सक्रियता की भी। इस पर सोचिएगा ज़रूर। अभिवादन। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सीधे तौर पर हर भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के दिए हुए कुछ बहुत जरूरी लीगल टूल्स की। जी हाँ, मतलब वो साधन जो खास तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। और इन शक्तिशाली टूल्स को रिट्स कहा जाता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये रिट्स क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये अधिकार अदालतों को कहाँ से मिलता है, ये कितने टाइप की होती हैं, और सबसे ज़रूरी हम सब के लिए, आम नागरिक के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे अधिकारों और न्याय यानी जस्टिस की गारंटी से जुड़ा है। आप कह सकते हैं ये एक तरह से संविधान का सुरक्षा कवच है। तो चलिए फिर इस महत्वपूर्ण विषय को खोलते हैं जरा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिट आखिर है क्या। सुनने में ये शब्द थोड़ा सा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, शब्द शायद टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब काफी सीधा है। देखिए, सरल भाषा में कहें तो रिट एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश होता है, एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर। हाँ, ये किसी व्यक्ति, संस्था या फिर निचली अदालत को कुछ करने का या कुछ करने से रोकने का निर्देश देता है। जब किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, या मान लीजिए कोई सरकारी अथॉरिटी अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो ये रिट्स न्याय दिलाने के लिए एक तरह से अदालत के लीगल कमांड का काम करती हैं। लीगल कमांड? जी, ये सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि नागरिकों के हाथ में एक बहुत पावरफुल हथियार है। अच्छा, तो ये एक तरह का कानूनी आदेश है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये आदेश जारी करने की शक्ति, ये अथॉरिटी अदालतों को कहाँ से मिलती है? संविधान में ही लिखा है ये। बिल्कुल, ये शक्ति सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। इसके लिए दो मुख्य आर्टिकल्स हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला है आर्टिकल 32। ये सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने यानी इन्फोर्स करवाने के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 32। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने तो आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यही अधिकारों को असलियत में लाता है। सही। दूसरा है आर्टिकल 226। ये हाई कोर्ट्स को रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या बात?
क्या हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अलग है इस मामले में? हाँ, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स न सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी माने फॉर एनी अदर पर्पस रिट्स जारी कर सकती हैं। अच्छा, एनी अदर पर्पस? हाँ, इसका मतलब है कि अगर किसी के सामान्य कानूनी अधिकार यानी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स का भी हनन होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है रिट पिटिशन लेकर, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत वो मेनली सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामलों में ही रिट जारी करती है। ओह, तो इस लिहाज से रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट्स का दायरा यानी स्कोप वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक, वाइडर है। ये नागरिकों को न्याय पाने का एक और रास्ता देता है। ये तो वाकई एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा ज्यादा मामलों में खटखटाया जा सकता है। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि कुल कितनी तरह की रिट्स होती हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में है? संविधान में मुख्य रूप से 5 तरह की रिट्स का जिक्र किया गया है। हर रिट का अपना एक खास मकसद है, अपना इस्तेमाल का दायरा है। हम अब एक एक करके इन 5 को समझेंगे, उनका मतलब क्या है, वो कब इस्तेमाल होती हैं, कुछ आसान उदाहरणों से उन्हें समझेंगे और हाँ, उन्हें याद रखने के लिए एक सरल तरीका भी देखेंगे ताकि ये जानकारी आसानी से याद रहे। बहुत खूब। तो चलिए पहली रिट से शुरुआत करते हैं। कौन सी है पहली? पहली और शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिट है हेबियस कॉर्पस। ये लैटिन भाषा का शब्द है। हेबियस कॉर्पस, हाँ सुना है। हाँ, इसका सीधा मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यानी आपके पास शरीर होना चाहिए, या सरल शब्दों में कहें तो शरीर को प्रस्तुत करो। शरीर को प्रस्तुत करो, ये सुनने में थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है। इसका असल मतलब क्या है और ये कब इस्तेमाल होती है? हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है और ये व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी से सीधे जुड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे या किसी और को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में यानी इलीगली डिटेन किया गया है, चाहे वो पुलिस ने किया हो, किसी सरकारी एजेंसी ने या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने ही क्यों ना, प्राइवेट व्यक्ति भी, हाँ, प्राइवेट डिटेंशन में भी, तो वो हेबियस कॉर्पस रिट के लिए अदालत में पिटीशन दायर कर सकता है। हाँ। अदालत फिर उस अथॉरिटी को आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को फौरन अदालत के सामने पेश किया जाए और बताया जाए कि उसे किस कानून के तहत और क्यों हिरासत में रखा गया है। यानी किसी भी तरह की इलीगल डिटेंशन के खिलाफ एक तुरंत राहत का उपाय है। कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उठा लेती है, लेकिन कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर ट्रैवल टाइम छोड़कर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। हाँ। और पुलिस ऐसा नहीं करती तो ये इल्लीगल डिटेंशन है। ऐसे में उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी कंसर्न्ड सिटीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका डाल सकता है। कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगी। अच्छा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती रखा गया है, तो भी ये रिट जारी की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसमें हिरासत में रखने वाले पर यह साबित करने का भार होता है कि हिरासत कानूनी है, न कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर। यह प्रिजम्पशन ऑफ लिबर्टी के सिद्धांत को दिखाता है। ये तो व्यक्तिगत आजादी के लिए बहुत ही शक्तिशाली टूल लगता है। इसे याद रखने की कोई आसान ट्रिक? हाँ, बिल्कुल। हेबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी या ब्रिंग द बॉडी टू कोर्ट, इसे ऐसे याद रखें। जब कोई व्यक्ति गायब हो या उसे गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया गया हो, तो कोर्ट कहती है उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, बताओ कहाँ है और क्यों बंदी बनाया है। ये सीधे सीधे फिजिकल लिबर्टी से जुड़ा है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब एकदम स्पष्ट हो गया। अब दूसरी रिट कौन सी है? दूसरी महत्वपूर्ण रिट है मैंडेमस। ये भी लैटिन शब्द है जिसका मतलब है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, अच्छा। यह आदेश किसे दिया जाता है और किस काम के लिए? ये हेबियस कॉर्पस से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये हेबियस कॉर्पस से काफी अलग है। मैंडेमस रिट अदालत द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, पब्लिक बॉडी, सरकारी संस्था, कॉरपोरेशन, निगम, इंफीरियर कोर्ट, निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। ये आदेश उन्हें उनकी वो कानूनी या सार्वजनिक ड्यूटी, मतलब लीगल और पब्लिक ड्यूटी करने के लिए मजबूर करता है, जिसे करने के लिए वो कानूनन बाध्य हैं, लेकिन या तो वो उसे कर नहीं रहे हैं या करने से मना कर रहे हैं। ये बेसिकली सरकारी इनएक्शन के खिलाफ एक उपाय है। अच्छा, तो अगर कोई सरकारी अधिकारी या विभाग अपना काम नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए लीगली, तो नागरिक इस रिट का सहारा ले सकते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी ने पासपोर्ट के लिए सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, पूरी प्रोसेस फॉलो की, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस बिना किसी वाजिब कारण के पासपोर्ट जारी करने में बेवजह देरी कर रहा है या मना कर रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। ऐसी स्थिति में प्रभावित व्यक्ति मैंडेमस रिट के लिए अदालत जा सकता है। अदालत मामले को देखेगी और अगर पाती है कि अधिकारी की ड्यूटी बनती है और वो उसे नहीं निभा रहा, तो अदालत मैंडेमस जारी करके उसे वो काम करने का आदेश देगी। ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारी या संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। ये ब्यूरोक्रेटिक एपैथी जो होती है ना, उससे लड़ने का एक तरीका है। लेकिन क्या ये रिट किसी के भी खिलाफ जारी की जा सकती है? इसकी कोई लिमिट्स या एक्सेप्शंस हैं? हाँ, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, एक्सेप्शंस हैं। मैंडेमस देश के प्रेसिडेंट या राज्य के गवर्नर्स के खिलाफ उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के लिए जारी नहीं की जा सकती। ओह, ठीक है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या निजी कंपनियों के खिलाफ भी सामान्यतः जारी नहीं होती, क्योंकि ये मुख्य रूप से पब्लिक ड्यूटीज के लिए है। एक और बात, ये किसी ऐसी ड्यूटी के लिए जारी नहीं की जा सकती जो डिस्क्रेशनरी हो, मतलब अधिकारी के विवेक पर निर्भर हो। ये केवल मैंडेटरी ड्यूटीज के लिए ही होती है। मैंडेटरी ड्यूटीज यानी जो करनी ही है। एग्जैक्टली। साथ ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जब वो अपनी जुडिशल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, तब भी ये जारी नहीं होती। ये सीमाएं जानना भी जरूरी है। अब मैंडेमस को याद रखने का कोई तरीका? मैंडेमस इज इक्वल टू M फॉर मैंडेटरी ड्यूटी, M फॉर मैंडेमस। अच्छा, ऐसे सोचें, मैंडेमस इज इक्वल टू कमांड टू एक्ट, काम करने का आदेश। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपनी जरूरी जिम्मेदारी निभाने से मना करे, तो कोर्ट इस रिट से कहती है आपको ये करना ही होगा। स्पष्ट है। हेबियस कॉर्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, मैंडेमस सरकारी ड्यूटी करवाने के लिए। अब तीसरी रिट पर आते हैं, प्रोहिबिशन। इसके नाम से ही लग रहा है कि ये किसी चीज को रोकने के बारे में है, रोकना। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ है टू फोरबिड, यानी मना करना या रोकना। ये रिट एक हायर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा एक लोअर कोर्ट यानी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। और ये उन्हें क्या करने से रोकती है? किस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाती है? ये लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को किसी ऐसे मामले, किसी केस पर सुनवाई जारी रखने से रोकती है जिस पर सुनवाई करने का उसके पास अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन मतलब केस सुनने का अधिकार। हाँ, बिल्कुल। किसी अदालत का किसी खास तरह के मामले को सुनने और फैसला करने का कानूनी अधिकार। अगर कोई निचली अदालत अपनी तय कानूनी सीमाओं से बाहर जाकर, मतलब लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करके या अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में किसी केस को सुनने लगती है, तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है, कार्रवाई को गलत दिशा में जाने से पहले ही रोक देता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे ये और साफ हो जाए? जरूर। मान लीजिए एक कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता मंच, जिसका काम कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सुनना है। अब अगर वो फोरम एक किराएदारी के झगड़े, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट पर सुनवाई शुरू कर दे, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हाँ, वो तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जो प्रभावित पक्ष है वो हाई कोर्ट जाकर प्रोहिबिशन रिट की मांग कर सकता है। हाई कोर्ट अगर सहमत होती है तो उस कंज्यूमर फोरम को उस किराएदारी मामले की सुनवाई तुरंत रोकने का आदेश देगी, क्योंकि वो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ये जुडिशरी के अंदर एक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। समझ गया। तो प्रोहिबिशन निचली अदालतों को उनके जुरिस्डिक्शन में रखने का एक तरीका है और ये कार्यवाही के दौरान ही लागू होता है। इसे याद कैसे रखा जाए? प्रोहिबिशन इज इक्वल टू प्रोहिबिट इज इक्वल टू रोकना। इससे ऐसे याद रखें, गलती होने से पहले रोकना, स्टॉप बिफोर द फाइनल मिस्टेक और डिसीजन। ये लोअर कोर्ट को गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से या गलत फैसला सुनाने से पहले ही रोक देती है जब वो अपना अधिकार क्षेत्र लांघ रहा हो। ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसा है। बहुत अच्छे। तो हमने हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन समझ लिया। अब चौथी रिट का नाम है सर्टियोरारी। ये सुनने में थोड़ा प्रोहिबिशन जैसा लगता है, क्या ये उससे जुड़ा है? हाँ, ये प्रोहिबिशन से जुड़ा तो है, लेकिन अलग है। सर्टियोरारी, ये भी लैटिन है। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होना, या टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाना।
ये रिट भी प्रोहिबिशन की तरह ही हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। तो फिर इसमें और प्रोहिबिशन में मुख्य अंतर क्या है? ये क्या करती है जो प्रोहिबिशन नहीं करती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, प्रोहिबिशन कार्यवाही को चलने के दौरान रोकती है, यानी फैसले से पहले। हाँ, पहले। जबकि सर्श्योरारी का इस्तेमाल तब होता है जब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपना फैसला या आदेश मतलब ऑर्डर और जजमेंट सुना चुका होता है। सर्श्योरारी रिट के जरिए हायर कोर्ट उस निचली अदालत के फैसले को रद्द मतलब क्वॉश या कैंसिल कर सकती है। अच्छा, तो ये फैसला आने के बाद एक्शन में आती है। जी। किन ग्राउंड्स पर, किन आधारों पर किसी फैसले को रद्द किया जा सकता है सर्श्योरारी के जरिए? इसके मुख्य आधार हैं, पहला लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र का अभाव या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना, जैसा प्रोहिबिशन में था, लेकिन यहाँ फैसला आ चुका है। ठीक। दूसरा, एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कानून की ऐसी गलती जो रिकॉर्ड देखने से ही साफ पता चल रही हो। और तीसरा, वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। नेचुरल जस्टिस ये क्या होता है? नेचुरल जस्टिस के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, नीमो जुडेक्स इन काउजा सुआ, यानी कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, मतलब रूल अगेंस्ट बायस। बायस नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरा, ऑडी अल्टरम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो, मतलब रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। क्या आप इस नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन का कोई उदाहरण दे सकते हैं? फेयर हियरिंग वाले का। बिल्कुल। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी एक छात्र को नकल करते हुए पकड़े जाने पर एक्सपेल कर देती है, निकाल देती है। हाँ। लेकिन उस छात्र को अपना पक्ष रखने, अपनी सफाई देने या कोई सबूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया जाता, बस फैसला सुना दिया। ये ऑडी अल्टरम पार्टम यानी सुने जाने के अधिकार का उल्लंघन है, जो नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वो छात्र हाई कोर्ट में सर्श्योररी याचिका दायर कर सकता है और हाई कोर्ट समिति के निष्कासन आदेश को रद्द कर सकती है, क्योंकि प्रक्रिया में नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ। ये अंतर अब बिल्कुल साफ है। प्रोहिबिशन फैसले से पहले रोकता है, सर्श्योररी फैसले के बाद सुधारता है या रद्द करता है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? सर्श्योररी इज इक्वल टू C फॉर करेक्ट और कैंसिल। अच्छा, करेक्ट और कैंसिल। हाँ, इसे ऐसे याद रखें, गलती होने के बाद सुधार करना, करेक्टिंग और कैंसलिंग आफ्टर द मिस्टेक और डिसीजन। फैसला आ चुका है, सर्टिफाइड है, अब उसे जांच कर देखना है कि वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं, और अगर गलत है तो उसे कैंसिल करना है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं पांचवी और आखिरी रिट पर, को वारंटो। ये नाम भी लैटिन और काफी अलग सा लगता है। हाँ, क्वो वारंटो का लैटिन में अर्थ है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से या आपका क्या अधिकार है। किस अधिकार से? ये सवाल कब और किसके लिए पूछा जाता है? ये रिट अदालत द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद मतलब पब्लिक ऑफिस पर गैर कानूनी रूप से काबिज हो गया हो या बना हुआ हो, मतलब उसने पद हड़प लिया हो या वो योग्य न हो। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि कोई व्यक्ति जिस सरकारी या सार्वजनिक पद को होल्ड कर रहा है, क्या वो कानूनी रूप से उस पद के लिए क्वालिफाइड है और उसे धारण करने का हकदार एंटाइटल्ड है भी या नहीं। अच्छा। तो अगर अदालत पाती है कि व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है या उसे गलत तरीके से हासिल किया है, तो अदालत उसे उस पद से हटा सकती है। तो ये पब्लिक ऑफिसेज पर बैठे लोगों की क्वालिफिकेशन और उनकी अपॉइंटमेंट की लीगैलिटी को चैलेंज करने का एक तरीका है। क्या कोई भी नागरिक ये याचिका दायर कर सकता है? हाँ, ये खो वारंटों की एक खास बात है। जरूरी नहीं कि याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान हुआ हो। कोई भी जागरूक नागरिक, कोई इंटरेस्टेड पर्सन जो ये मानता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, वो ये याचिका दायर कर सकता है। कोई भी? हाँ, बस शर्त ये है कि पद पब्लिक होना चाहिए और सब्सटैंटिव कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब कोई परमानेंट या लंबे समय का पद हो, महज कुछ समय के लिए या अस्थायी न हो। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की नियुक्ति होती है, लेकिन कानून के तहत उस पद के लिए कम से कम 10 साल का सरकारी सेवा का अनुभव जरूरी है। ठीक है। और नियुक्त व्यक्ति के पास केवल 8 साल का अनुभव है। तो कोई भी नागरिक हाईकोर्ट में
को वारंटो याचिका दायर करके पूछ सकता है कि ये व्यक्ति किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, इस पद पर है। अदालत नियुक्ति की लीगैलिटी जांचेगी और अगर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है तो नियुक्ति रद्द कर सकती है और व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश दे सकती है। अच्छा, इसी तरह अगर किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव अवैध घोषित हो जाए तो उसे पद पर बने रहने से रोकने के लिए भी ये रिट इस्तेमाल हो सकती है। तो ये पब्लिक लाइफ में ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने में मदद करती है। इसे याद रखने का तरीका, को वारंटो इज इक्वल टू क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी। हाँ, इसे ऐसे याद रखें। हु आर यू, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस पब्लिक पोस्ट? तुम कौन हो, किस अधिकार से इस सार्वजनिक पद पर बैठे हो? ये सीधे सीधे किसी व्यक्ति के पद धारण करने के लीगल राइट पर सवाल उठाती है। तो ये थीं वो 5 शक्तिशाली रिट्स: हेबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन से बचाव; मैंडेमस, सरकारी ड्यूटी पूरी करवाना; प्रोहिबिशन, गलत अदालती कार्रवाई को रोकना; सर्शोरारी, गलत अदालती फैसले को रद्द करना; और को वारंटो, पब्लिक ऑफिस पर गलत नियुक्ति को चुनौती देना। इनके लैटिन नाम भले ही याद रखने में थोड़े मुश्किल लगे, पर इनका मकसद बहुत सीधा और हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है: नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स और दूसरे कानूनी अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता पर एक चेक रखना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संविधान द्वारा दी गई वो अद्भुत व्यवस्थाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या कभी-कभी जुडिशरी का निचला स्तर ही क्यों ना हो, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और देश में कानून का राज, रूल ऑफ लॉ बना रहे। ये जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है कि उनके पास ये शक्तिशाली कानूनी उपाय मौजूद हैं। ये सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी के अधिकार हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये रेट्स लोकतंत्र में न्याय, जस्टिस और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के सबसे कारगर हथियारों में से हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये साफ हो गया कि हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार देकर ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उन अधिकारों को हकीकत में बदलने और उन्हें सुरक्षित रखने के प्रभावी तरीके यानी इफेक्टिव रेमेडीज भी प्रदान करता है। ये 5 रिट्स इसी बात का जीता जागता प्रमाण है। ये दिखाती हैं कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। आज का जो दौर है जहां इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो चुका है, लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया से अपने अधिकारों के प्रति पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर भी क्या इन शक्तिशाली रिट्स का जमीनी स्तर पर उतना प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हो पा रहा है जितना होना चाहिए? क्या आम नागरिक, जिसे शायद इन कानूनी प्रोसेसेस की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा नहीं है या जिसके पास महंगे वकील करने के साधन नहीं है, वो आसानी से इन उपायों का लाभ उठा पा रहा है? या फिर कानूनी प्रक्रिया की जटिलता, खर्च और जानकारी का अभाव अभी भी न्याय तक पहुंच में बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं? ये वाकई एक गंभीर सवाल है। अधिकारों का संविधान में लिखा होना एक बात है और उनका हकीकत में आम आदमी तक पहुंचना और इस्तेमाल हो पाना बिल्कुल दूसरी। इन रिट्स की ताकत तभी सार्थक होगी जब ये हर जरूरतमंद नागरिक की पहुंच में हो। खैर, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो अक्सर फंडामेंटल राइट्स जितनी सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन देश को दिशा देने में जिसका बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपीज कहेंगे। जी, ये संविधान के पार्ट 4 में है, आर्टिकल्स 36 से 51 तक। बिल्कुल, पार्ट 4। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं आर्टिकल्स को समझाने वाले कुछ दस्तावेजों से ली गई है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डीपीएसपीज आखिर हैं क्या, क्यों है संविधान में, और सबसे जरूरी ये उन फंडामेंटल राइट्स से कैसे अलग हैं जिनके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं। है ना? सही बात है, फंडामेंटल राइट्स पर फोकस ज्यादा रहता है। दिलचस्प बात यह है, जैसा मुझे समझ आया, कि ये सिद्धांत सरकार के लिए एक तरह के नैतिक और राजनीतिक दिशा निर्देश है। मतलब मकसद है एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण समाज, अ वेलफेयर एंड जस्ट सोसाइटी बनाना। जी, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। डीपीएसपीज असल में आप कह सकते हैं संविधान निर्माताओं का विजन है कि भारत को कैसा देश बनना चाहिए। ये सरकार को दिए गए निर्देश हैं। निर्देश मतलब आदेश। निर्देश, हाँ, कि नीतियां बनाते समय, कानून लागू करते समय
किन बातों का ध्यान रखना है? ये नागरिकों के अधिकार नहीं है, ये सरकार के कर्तव्य है, ड्यूटीज है। अच्छा, तो ये फंडामेंटल राइट से एकदम उल्टे हुए हैं, क्योंकि राइट्स तो नागरिकों को मिलते हैं और वो सरकार की शक्ति पर लगाम लगाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। फंडामेंटल राइट्स देखिए एनफोर्सेबल है, हाँ। मतलब अगर उनका हनन होता है तो नागरिक सीधे कोर्ट जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो सरकार पर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस डालते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। दूसरी तरफ डीपीएसपीज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन और ये सबसे अहम बात है, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। नॉन जस्टिशिएबल? एक मिनट, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? मतलब इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते? फिर इनका फायदा क्या? देखिए, आप कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते कि सरकार मान लीजिए आर्टिकल 41 में लिखी बात को पूरी तरह लागू करें, अभी करे। ये एनफोर्सेबल नहीं है उस तरह से। लेकिन संविधान खुद कहता है कि ये देश के शासन मतलब गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, मौलिक हैं। फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस। अच्छा। हाँ। और सरकार का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। और अदालतें भी जब किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जांचती हैं या उसकी व्याख्या करती हैं तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखती हैं। तो सीधे लागू ना हो, पर वजन है इनका। समझ गए। तो ये एक तरह से सरकार के लिए मॉरल कंपस की तरह है, गाइडलाइंस। ये आए कहाँ से? मतलब ये विचार कहाँ से लिया गया? इनका प्रेरणा स्रोत है आयरलैंड का संविधान, और आयरलैंड ने खुद स्पेन से प्रेरणा ली थी। अच्छा। हाँ, भारत के संदर्भ में इनका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हासिल करना, और भारत को सिर्फ राजनीतिक आजादी वाला देश नहीं बल्कि एक सही मायने में लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। ठीक है। तो आर्टिकल्स 36 से 51 तक शुरुआत कैसे होती है इन आर्टिकल्स की? पहले दो आर्टिकल्स 36 और 37 वो एक तरह से भूमिका बांधते हैं। हाँ, इंट्रोडक्टरी हैं। ओके। आर्टिकल 36 स्टेट यानी राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और ये परिभाषा वही है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 12 में दी गई है। यानी इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं सब आ गए। लोकल बॉडीज भी। हाँ, सब। सारी लोकल अथॉरिटीज, अन्य अथॉरिटीज, सब। मतलब ये निर्देश इन सभी पर लागू होते हैं। और आर्टिकल 37? आर्टिकल 37 वही बात कहता है जो हमने अभी चर्चा की कि ये प्रिंसिपल्स कोर्ट द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, पर देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है। और कानून बनाने में इन्हें लागू करना स्टेट की ड्यूटी है। जैसे मान लीजिए कोई सिद्धांत कहता है कि सबको काम मिलना चाहिए। अब सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकते कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, पर सरकार का कर्तव्य है कि वो रोजगार बढ़ाने वाली नीतियां बनाए, पॉलिसीज बनाए। ये बारीक मगर महत्वपूर्ण अंतर है। राइट। अब आते हैं असल सिद्धांतों पर जो आर्टिकल 38 से 51 तक हैं। इन्हें समझने के लिए कोई वर्गीकरण है, कोई कैटेगरीज? हाँ, समझने में आसानी के लिए इन्हें आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वैसे संविधान में ऐसा कोई ऑफिशियल विभाजन नहीं है। अच्छा। ये हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, समाजवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीवादी सिद्धांत, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये वर्गीकरण उनकी अंडरलाइंग फिलॉसफी, मतलब उनके पीछे की सोच के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। जैसा नाम से लग रहा है इनका फोकस समाजवाद, बराबरी, इन सब पर होगा। बिल्कुल। इनका मूल विचार है सामाजिक और आर्थिक समानता, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, और न्याय। ये आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताओं, इनइक्वालिटीज को कम करने की बात करते हैं। आर्टिकल 38 इसी की नींव रखता है। ये कहता है कि स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो, और साथ ही आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उन्हें कम करने का प्रयास करेगा। इसका असर हमें असल में कहाँ दिखता है? मतलब कोई उदाहरण? आप सोचिए उन योजनाओं के बारे में जो सीधे तौर पर लोगों के कल्याण, वेलफेयर और असमानता कम करने पर केंद्रित हैं, जैसे गरीबों को घर देना, पीएम आवास योजना। हाँ। बैंक खाते खुलवाना, जनधन योजना, या उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ये सब कहीं ना कहीं आर्टिकल 38 की भावना को दर्शाते हैं, प्रयास हैं उस दिशा में। सही। और आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो यहाँ आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण है। What's fascinating here is, इसमें कई बातें शामिल हैं जो आर्थिक बराबरी और शोषण रोकने पर केंद्रित है। जैसे कि सभी नागरिकों, स्त्री पुरुष को आजीविका, लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन मिले।
ठीक। संसाधनों का बंटवारा ऐसे हो कि सबका भला हो, कॉमन गुड हो। कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति जमा ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये तो काफी सुनने में आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हाँ, और ये भी कि श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, बच्चों का शोषण न हो और उन्हें स्वस्थ विकास का मौका मिले, उन्हें अपनी उम्र के अनुपयुक्त काम न करना पड़े मजबूरी में। समान काम समान वेतन, इस पर तो कानून भी है शायद। हाँ। और बच्चों के शोषण के खिलाफ भी। हाँ, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है। ये सब इसी दिशा में उठाए गए कदम माने जा सकते हैं। एमजी नरेगा जैसी योजनाएं भी वो लाइवलीहुड के अधिकार को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है आर्टिकल 39A, जो शायद बाद में जोड़ा गया था। ये फ्री लीगल एड की बात करता है। जी हाँ, ये 42nd अमेंडमेंट से आया था। ये कहता है कि न्याय पाने में कोई इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, साधन नहीं है। सही बात है। तो स्टेट गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी मदद, फ्री लीगल एड मुहैया कराएगा। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 इसी को लागू करने के लिए बनाया गया था। लोक अदालतें, लीगल एड सेंटर्स, ये सब इसी के तहत काम करते हैं। समाजवादी सिद्धांतों में और क्या क्या आता है? फिर है आर्टिकल 41। ये राइट टू वर्क, एजुकेशन और कुछ मामलों में पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। अच्छा। ये कहता है कि स्टेट अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर प्रयास करेगा कि लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता, डिसेबिलिटी जैसी स्थितियों में सार्वजनिक सहायता, पब्लिक असिस्टेंस मिले। जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों के लिए योजनाएं, ये सब इसके उदाहरण हैं। एमजीएनआरईजी को भी इससे जोड़ सकते हैं, काम पाने के अधिकार से। काम की जगह पर माहौल कैसा हो, कंडीशंस कैसी हो, इसका भी जिक्र है। हाँ, आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट काम की न्याय संगत और मानवीय दशाएं, मतलब जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस सुनिश्चित करेगा और मातृत्व राहत, मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान करेगा। अच्छा, मैटरनिटी रिलीफ। हाँ। जैसे वो पेड लीव मिलती है महिलाओं को। हाँ, बिल्कुल। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें हाल में संशोधन भी हुआ, 26 हफ्ते की पेड लीव, वो इसी दायरे में आता है। फैक्ट्रियों में सुरक्षा नियम भी इसी से जुड़े हैं। और मजदूरी के बारे में सिर्फ मिनिमम वेज या कुछ और? आर्टिकल 43 एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ मिनिमम वेज की नहीं, बल्कि लिविंग वेज की बात करता है। लिविंग वेज मिनिमम वेज से अलग? हाँ, लिविंग वेज का मतलब है इतनी मजदूरी कि मजदूर और उसका परिवार एक सभ्य जीवन जी सकें, जिसमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ी सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतें भी पूरी हों। ये एक ऊंचा लक्ष्य है, मानना पड़ेगा। हाँ, ये तो काफी ऊंचा लक्ष्य लगता है। मिनिमम वेजेस एक्ट को समय समय पर रिवाइज करना इसी दिशा में एक कदम है, पर लिविंग वेज का लक्ष्य अभी कह सकते हैं दूर है। उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भागीदारी का भी एक सिद्धांत है, शायद आर्टिकल 43A। हाँ, ये भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ये कहता है कि स्टेट उद्योगों के प्रबंधन, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ये जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स वगैरह के रूप में देखने को मिलता है, पर यह बहुत व्यापक रूप से लागू नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी जोर है इन समाजवादी सिद्धांतों में। बिल्कुल। आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों के पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल और जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारना और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना स्टेट का प्राथमिक कर्तव्य है, प्राइमरी ड्यूटी है। इसी में यह भी कहा गया है कि स्टेट नशीले पेयों, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और हानिकारक दवाओं, ड्रग्स के सेवन को, औषधीय प्रयोगों को छोड़कर प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। प्रोहिबिशन की बात। अच्छा, तो मिड डे मील स्कीम या पोषण अभियान जैसे कार्यक्रम पोषण सुधार के लिए हो गए, और ये शराबबंदी, प्रोहिबिशन। हाँ, कुछ राज्यों जैसे गुजरात और बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। ये नीतियां इसी आर्टिकल से प्रेरणा लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। हम यहाँ सिर्फ तथ्य बता रहे हैं, जैसा स्रोत में है। इन नीतियों की सफलता या विफलता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। समझ गए, तटस्थ रहना जरूरी है। और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, क्या उसका भी जिक्र है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 48A, जिसे 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट में काफी कुछ जुड़ा लगता है। हाँ, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और देश के वनों और वन्य जीवों, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल।
पर्यावरण से जुड़े कानून, वन नीतियां, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब इसी सिद्धांत की तरफ इशारा करते हैं। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। संविधान निर्माताओं ने या बाद में जोड़ने वालों ने कितनी दूर तक सोचा था? तो संक्षेप में ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां आर्थिक और सामाजिक बराबरी हो, सबका कल्याण हो, शोषण ना हो, एक वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट लगता है ये। सही समझा आपने, बिल्कुल। अब दूसरी श्रेणी देखें, गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीवादी सिद्धांत तो जाहिर है ये महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित होंगे, जैसे ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग, आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। इनका फोकस ग्रामीण भारत, आत्मनिर्भर गांव, छोटे उद्योग जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, और नैतिक मूल्यों पर है। सबसे प्रमुख है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। पंचायतों का गठन। हाँ, ये कहता है कि स्टेट ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार देगा कि वे सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों की तरह काम कर सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और ये तो हुआ भी है। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। जी हाँ, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था। और कुटीर उद्योग। इसी तरह आर्टिकल 43 में, जिसकी बात हमने लिविंग वेज के संदर्भ में की थी, कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को व्यक्तिगत या सहकारी कोऑपरेटिव आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने की बात भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। सरकारिता, कोऑपरेटिव्स, इस पर अलग से भी कोई आर्टिकल है, मुझे याद आ रहा है। हाँ, आर्टिकल 43B जो 97th अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया, ये सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करता है। जैसे अमूल, या आप गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बिल्कुल। अमूल जैसी डेयरी कोऑपरेटिव्स या ग्रामीण भारत में चलने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसी भावना के बेहतरीन उदाहरण हैं। एक और चर्चित सिद्धांत है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। क्या ये भी गांधीवादी श्रेणी में आता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, जैसा मैंने कहा, वर्गीकरण हमेशा एकदम स्पष्ट नहीं होता। यूसीसी को लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी रखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि गांधी जी सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार और कानूनों के पक्षधर थे, इसे कभी-कभी इस श्रेणी से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, तो आर्टिकल 44 कहता क्या है? आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। ठीक है। मतलब शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून। ये तो हमेशा बहस में रहता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि गोवा एकमात्र राज्य है जहां पुर्तगाली शासन के समय से एक तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जो कुछ हद तक यूसीसी जैसा है। हम केवल स्रोत की जानकारी दे रहे हैं, इस पर कोई मत नहीं दे रहे। ठीक है। शिक्षा के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे और वो डीपीएसपीज में कैसे झलकते हैं? आर्टिकल 45 जो मूल संविधान में था, वो 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता था। ये गांधी जी के बुनियादी तालीम के विचार से काफी जुड़ा था। लेकिन अब तो शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है। हाँ, 86th अमेंडमेंट 2002 के बाद 6-14 साल की शिक्षा आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बन गई। तो अब आर्टिकल 45 का रूप बदल गया है। अब ये कहता है कि स्टेट 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रबंध करेगा। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र। हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम के तहत चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्र इसी का उदाहरण है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी गांधी जी काफी चिंतित रहते थे, उनके उत्थान के लिए। हाँ, और आर्टिकल 46 इसी को दर्शाता है। ये कहता है कि स्टेट समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट्स, SCs, शेड्यूल ट्राइब्स, STs और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और उन्हें शोषण से बचाएगा। हाँ, और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण, एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। आरक्षण नीतियां, रिजर्वेशंस और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप्स इसी दिशा में उठाए गए कदम है। हमने आर्टिकल 47 स्वास्थ्य, पोषण, नशाबंदी और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन, गौ संरक्षण की बात समाजवादी सिद्धांतों में की है। क्या इनका भी गांधीवादी पहलू है? जरूर है। आर्टिकल 47 में नशाबंदी का जो नैतिक पहलू है, प्रोहिबिशन का, वो गांधी जी के विचारों से सीधा जुड़ता है। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर भी गांधीवादी है। और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन? आर्टिकल 48 कहता है कि स्टेट कृषि और पशुपालन,
एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करेगा। और इसी में विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और भारवाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार की बात है। और गौ हत्या पर रोक? हाँ, और उनकी हत्या पर रोक, प्रोहिबिट काउ स्लॉटर लगाने के लिए कदम उठाने की बात भी है। ये गांधी जी के गौ संरक्षण के विचारों से मेल खाती है। कई राज्यों ने इस दिशा में कानून भी बनाए हैं। फिर से हम केवल स्रोत में दी गई जानकारी और उसके पीछे की मंशा बता रहे हैं। समझ गई। तो गांधीवादी सिद्धांत मुख्य रूप से गांवों, स्वशासन, सहकारिता, कमजोर वर्गों के उत्थान और नैतिक जीवन मूल्यों पर केंद्रित हैं। गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना। बिल्कुल। अब तीसरी और आखिरी श्रेणी देखते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें क्या आता है? नाम से लगता है ये आधुनिक मूल्यों, कानून के शासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इनसे जुड़े होंगे। हाँ बिल्कुल। ये सिद्धांत उदारवादी सोच, लिबरलिज्म और तर्क संगतता, रैशनैलिटी पर आधारित हैं। इनमें कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, पर्यावरण की चिंता जो हमने पहले भी डिस्कस की, और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे विषय आते हैं। पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48A तो हमने सोशलिस्टिक में भी गिना था। हाँ, और अब यहाँ भी। सही कहा। जैसा मैंने कहा, कुछ सिद्धांत एक से ज्यादा श्रेणियों में फिट हो सकते हैं। पर्यावरण की चिंता एक आधुनिक, उदारवादी और बौद्धिक विचार भी है। इसके अलावा आर्टिकल 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल हेरिटेज, स्मारकों का संरक्षण। हाँ, ये कहता है कि स्टेट का दायित्व है कि राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस की घोषित किए गए सभी स्मारकों, स्थानों और कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो काम करता है, राजमहल वगैरह का संरक्षण, वो इसी आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, वो आर्टिकल 50 में है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये कहता है कि स्टेट राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। ये तो बहुत जरूरी है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बुनियादी सिद्धांत है। बिल्कुल, जो निष्पक्ष न्याय के लिए बेहद जरूरी है। मतलब जज अपना काम बिना किसी प्रशासनिक दबाव के, बिना एग्जीक्यूटिव के दबाव के कर सकें। सही। और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, क्या उसके लिए भी कोई दिशा निर्देश है? हाँ, आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति की एक तरह से नींव रखता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में भारत का रोल क्या होना चाहिए? तो क्या कहता है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट प्रयास करेगा, पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने का। ठीक। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बनाए रखने का। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ और संधि दायित्वों, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस के प्रति सम्मान बढ़ाने का। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने को प्रोत्साहित करने का। तो जो भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की नीति थी, या संयुक्त राष्ट्र यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में भारत की भूमिका, क्या ये सब इसी से प्रेरित है? काफी हद तक कह सकते हैं। ये आर्टिकल भारत की विदेश नीति का एक आदर्शवादी, एक आइडियलिस्टिक फाउंडेशन प्रस्तुत करता है। तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आधुनिक, तर्कसंगत और विश्व उन्मुख भारत की तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें कानून का राज हो, संस्कृति का सम्मान हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो और दुनिया में शांति हो। बिल्कुल, ये तीनों तरह के सिद्धांत सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल मिलकर दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता कितने व्यापक दृष्टिकोण वाले थे। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि एक समग्र, न्यायपूर्ण, समान और प्रगतिशील भारत बनाना चाहते थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम पूरी बात को समेटें तो डीपीएसपीज संविधान की वो मार्गदर्शिका हैं, वो आत्मा है जो बताती हैं कि मंजिल क्या है और रास्ता कैसा होना चाहिए। हाँ, एक तरह से दिशा सूचक हैं। भले ही आप इन्हें लेकर कोर्ट ना जा सकें, ये सरकार के लिए एक आईना है, एक रिमाइंडर है कि नागरिकों का कल्याण ही सर्वोपरि है। एकदम सही। फंडामेंटल राइट्स जहां नागरिकों को कवच देते हैं, वहीं डीपीएसपीज सरकार को लक्ष्य देते हैं, एक विजन देते हैं। हाँ, राइट्स ढाल है तो प्रिंसिपल्स लक्ष्य। और ये डायनामिक हैं। समय और जरूरतों के हिसाब से इनकी व्याख्या और अहमियत बदलती रही है। कई डीपीएसपीज, जैसे आपने कहा, बाद में फंडामेंटल राइट्स भी बने,
जैसे शिक्षा का अधिकार। कुछ पर आज भी बहस जारी है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड या शराबबंदी। ये दिखाता है कि संविधान एक स्टैटिक चीज नहीं, एक जीवित दस्तावेज है और ये सिद्धांत लगातार रेलेवेंट बने हुए हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम उन आदर्शों के करीब पहुंचे हैं जो संविधान निर्माताओं ने देखे थे? क्या आज की नीतियां, आज के कानून इन सिद्धांतों की भावना को सही मायने में दर्शाते हैं? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की बदलती दुनिया में भारत की नई चुनौतियों के सामने, जैसे क्लाइमेट चेंज है, डिजिटल डिवाइड है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, इन दशकों पुराने सिद्धांतों का क्या अर्थ है? क्या इन्हें आज के संदर्भ में नए सिरे से देखने और लागू करने की जरूरत है, या शायद कुछ नए सिद्धांतों को जोड़ने की? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर अधिकारों की चर्चा में थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन है बेहद जरूरी। भारत के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे पास जो जानकारी है वो संविधान के आर्टिकल 51A पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्तव्य आखिर हैं क्या, इन्हें संविधान में क्यों और कब शामिल किया गया, और एक आम नागरिक के जीवन में इनकी क्या अहमियत है। तो आज का इरादा साफ है, इन कर्तव्यों की परतें खोलना, उन्हें आसान भाषा में समझना और ये जानना कि क्यों ये हर भारतीय नागरिक के लिए मायने रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना भी काफी रोचक है कि कैसे अधिकार मतलब राइट्स और कर्तव्य ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं है, बल्कि ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर दिशा दिखाते हैं, एक तरह का नैतिक ढांचा देते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यही बात साफ करते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य संविधान लागू होने के समय यानी 1950 में तो थे नहीं, इन्हें बाद में शामिल किया गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इन्हें संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए जोड़ा गया था। और ये वो दौर था जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू थी। एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी, जहां नागरिकों के कर्तव्यों पर काफी जोर दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद, मतलब 26 साल बाद, अचानक इन कर्तव्यों को जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या ऐसा माना गया कि लोग अपने अधिकारों पर तो ध्यान दे रहे थे, पर अपनी जिम्मेदारियों को शायद भूल रहे थे? हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही महसूस किया गया। देखिए, एक विचार सामने आया कि लोकतंत्र में जहां नागरिकों को इतने सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं, वहीं राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया। इस समिति का काम ही यही था कि वो मौलिक कर्तव्यों के विषय पर अपनी सिफारिशें दे। समिति ने महसूस किया कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। अच्छा, यानी ये एक तरह का रिमाइंडर था कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी नाम है। हाँ। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सिफारिशें दी थी फिर? समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों का एक अलग अध्याय जोड़ने की सिफारिश की। उन्होंने कुल 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन जब 42वां संशोधन पारित हुआ तो 10 कर्तव्यों को आर्टिकल 51A के तहत संविधान के एक नए भाग पार्ट IVA में शामिल किया गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि समिति की कुछ सिफारिशें, जैसे वोट न डालने या टैक्स न देने पर सजा का प्रावधान। अच्छा, ये भी कहा था उन्होंने? हाँ, कहा था, लेकिन सरकार ने वो सिफारिशें स्वीकार नहीं की थी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि समिति की सारी बातें नहीं मानी गईं। जी। खैर, तो शुरुआत में 10 कर्तव्य थे। जी। फिर 11वां कब और क्यों जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य काफी बाद में 2002 में 86th संविधान संशोधन अधिनियम मतलब 86th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जोड़ा गया। ये कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा है और इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। एक और अहम बात, ये सभी मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारत के नागरिकों, सिटीजन्स पर ही लागू होते हैं, भारत में रहने वाले विदेशियों, फॉरेनर्स पर नहीं। और अब वो सवाल जो अक्सर उठता है, क्या इन कर्तव्यों का पालन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है? अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं निभाता तो क्या उसे अदालत में ले जाया जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, ये कर्तव्य गैर न्यायोचित मतलब नॉन जस्टिसेबल प्रकृति के हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सीधे तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता सिर्फ कर्तव्य उल्लंघन के आधार पे।
तो फिर इनका क्या महत्व है अगर ये कानूनी रूप से लागू ही नहीं करवाए जा सकते? क्या ये सिर्फ नैतिक उपदेश बनकर रह गए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। भले ही ये नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं होता। पहली बात, ये नागरिकों के लिए एक नैतिक और नागरिक संहिता, एक मॉरल एंड सिविक कोड की तरह काम करते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। दूसरी बात, अदालतों के लिए ये सहायक हो सकते हैं। किसी कानून की संवैधानिक वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करते समय या किसी कानून की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करते समय अदालतें इन कर्तव्यों को ध्यान में रख सकती हैं और संसद चाहे तो किसी कर्तव्य को लागू करने के लिए अलग से कानून भी बना सकती है। अच्छा, जैसे? मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के लिए कानून मौजूद हैं, जो एक तरह से मौलिक कर्तव्य ए को ही बल देते हैं। अच्छा, तो ये सीधे लागू ना होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है और कानूनी व्याख्या में भूमिका निभा सकते हैं। चलिए, अब इन 11 कर्तव्यों को एक एक करके समझते हैं। पहला कर्तव्य ए क्या कहता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर नागरिक को देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान का सम्मान करना चाहिए। साथ ही संविधान में निहित आदर्शों जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान और प्रमुख संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका आदि का आदर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर? जैसे राष्ट्रगान बजने पर सावधान की मुद्रा में खड़े होना या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानजनक तरीके से प्रयोग करना, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कर्तव्य बी पर। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका क्या मतलब है? ये आदर्श कौन से हैं? इसका अर्थ है कि हमें उन महान आदर्शों और मूल्यों को याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी। ये आदर्श थे सत्य, अहिंसा, लोकतंत्र, समानता, भाईचारा और राष्ट्रवाद। मतलब हमें सिर्फ आजादी का जश्न ही नहीं मनाना, बल्कि उन सिद्धांतों को भी समझना और अपनाना है जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। जैसे समाज में अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देना या लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बनाए रखना। बिल्कुल, ये कर्तव्य हर नागरिक से देश के प्रति निष्ठावान रहने की अपेक्षा करता है। इसका मतलब है कि हमें ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या उसका समर्थन नहीं करना चाहिए जो देश की एकता, संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालती हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अलगाववादी ताकतों का विरोध करना या धर्म, जाति, भाषा के नाम पर देश को बांटने वाली सोच का प्रतिकार करना। और देश की एकता बनाए रखने की बात से जुड़ा है अगला कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हाँ, इसका अर्थ है कि जरूरत पड़ने पर हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सेवा केवल सैन्य सेवा तक ही सीमित नहीं है। अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है या कोई बड़ी राष्ट्रीय आपदा आती है, तो नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आएं, चाहे वो स्वयं सेवा मतलब वॉलंटियरिंग के रूप में हो या किसी और तरीके से। पांचवा कर्तव्य ई काफी विस्तृत लगता है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसमें दो बातें हैं, भाईचारा और महिलाओं का सम्मान। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। पहला हिस्सा कहता है कि हमें धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पे भेदभाव किए बिना सभी भारतीयों के बीच आपसी सद्भाव, हार्मनी और भाईचारे, कॉमन ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा हिस्सा महिलाओं की गरिमा, डिग्निटी ऑफ वुमेन पर जोर देता है। ये कहता है कि हमें उन सभी सामाजिक प्रथाओं या रिवाजों को छोड़ना होगा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। जैसे कि दहेज प्रथा। हाँ, जैसे दहेज प्रथा का विरोध करना या किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता हो। छठा कर्तव्य हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यहाँ सामाजिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर से क्या मतलब है? कॉम्पोजिट कल्चर का मतलब है हमारी मिली-जुली संस्कृति।
भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकों भाषाएं, धर्म, खानपान, रीति रिवाज, कलाएं और परंपराएं एक साथ मौजूद हैं और सदियों से एक दूसरे को प्रभावित करती आई हैं। ये कर्तव्य हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी इस विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत, रिच हेरिटेज को महत्व देना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए। कैसे? जैसे ऐतिहासिक इमारतों को बचाना। हाँ, जैसे ऐतिहासिक स्मारकों, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाना, या विभिन्न समुदायों के त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करना, ये सब इसका हिस्सा है। अगला कर्तव्य पर्यावरण की बात करता है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। बिल्कुल, ये कर्तव्य सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नागरिकों पर डालता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जंगल, झीलें, नदियां और वन्य जीव, इनकी रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने की बात भी कही गई है। उदाहरण के तौर पर पेड़ लगाना। हाँ, पेड़ लगाना, पानी बर्बाद न करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना या जानवरों के प्रति क्रूरता का विरोध करना। यहाँ ये जोड़ना भी दिलचस्प है कि संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी में आर्टिकल 48A भी राज्य को पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश देता है। अच्छा। तो ये कर्तव्य नागरिक स्तर पर उस निर्देश का पूरक है, उसे सपोर्ट करता है। अरे वाह, ये तो नागरिक और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। अब 8वां कर्तव्य H, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर पर जोर है। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है तर्क संगत सोच, रैशनल थिंकिंग, जिज्ञासा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और चीजों को जांच परख कर स्वीकार करने की आदत। ये कर्तव्य हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अंधविश्वासों और रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच अपनाएं। मानववाद, ह्यूमनिज्म का अर्थ है मानव कल्याण को प्राथमिकता देना, और सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म का मतलब है कि हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जैसे क्या उदाहरण हो सकता है इसका? जैसे बिना प्रमाण के किसी बात पर यकीन न करना या सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाना और उन्हें बदलने की कोशिश करना। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्ब वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे सरकारी इमारतें, रेलवे स्टेशन, बसें, पार्क, ये सब राष्ट्र की संपत्ति हैं, यानी हम सब नागरिकों की साझा संपत्ति। ये कर्तव्य कहता है कि हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शनों में नुकसान होता है। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाया जाता है, जो गलत है। साथ ही ये कर्तव्य हिंसा का त्याग करने और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखने पर भी जोर देता है। 10वां कर्तव्य जे, उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस की बात करता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कर्तव्य है। ये कहता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, कला हो, खेल हो या समाज सेवा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल करनी चाहिए और सामूहिक रूप से भी, ताकि हमारा देश लगातार प्रगति करे और नई उपलब्धियां हासिल करे। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे एक छात्र का अपनी पढ़ाई में अव्वल आने का प्रयास करना, या एक वैज्ञानिक का नई खोज करना, या एक खिलाड़ी का देश के लिए मेडल जीतना, ये सब इसमें आएगा। और अंत में 11वां कर्तव्य के, जो 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जी, ये कर्तव्य सीधे तौर पर 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों, पेरेंट्स और गार्डियंस पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराएं। ये कर्तव्य असल में संविधान के आर्टिकल 21A के तहत दिए गए
शिक्षा के मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन का पूरक है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों को स्कूल भेजना। हाँ बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है बच्चों को स्कूल भेजना और बाल श्रम चाइल्ड लेबर जैसी प्रथाओं को रोकना। वाकई इन 11 कर्तव्यों का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, देश की एकता, अखंडता, पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता और आखिर में बच्चों की शिक्षा तक, ये जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को छूते हैं। हाँ, और यही इनकी खासियत है। ये दिखाते हैं कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब कितना व्यापक है अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो। ये कर्तव्य मिलकर न सिर्फ एक आदर्श नागरिक की तस्वीर पेश करते हैं, बल्कि एक बेहतर, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण का खाका भी तैयार करते हैं। ये हमें निरंतर याद दिलाते हैं कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि इसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने समझा कि 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के पार्ट IVA आर्टिकल 51A में दर्ज हैं। इन्हें 42वें 1976 और 86 में 2002 संविधान संशोधनों के जरिए शामिल किया गया। इनकी सिफारिश मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और ये गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी सीधे अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। पर इनका कानूनी और नैतिक महत्व है। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कर्तव्य हमें सचेत करते हैं कि अधिकार हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। ये केवल संविधान की किताब में लिखे गए शब्द नहीं, बल्कि ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक तरह से हमारे राष्ट्रीय चरित्र और आचरण के मार्गदर्शक सिद्धांत है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भले ही ये मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हों, समाज और राष्ट्र को बेहतर बनाने में इनकी वास्तविक शक्ति और प्रभाव क्या है, और हम सब व्यक्तिगत स्तर पर इन कर्तव्यों को निभाने में और अधिक प्रभावी कैसे हो सकते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है।